हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम सीखते हैं। तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, ठीक। अब जो सॉल्ट होता है पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक। अब हम उसे अगर टेस्ट करके देखेंगे तो उसका सॉल्टीनेस पूरे वॉल्यूम में हमें एक जैसा महसूस होगा, ठीक। अब ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे जिसमें कंपोनेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरे वॉल्यूम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्ट और वाटर के बीच में क्या कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई? तो हमें पता चलता है कि इनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई। तो हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया कि भाई सॉल्ट और वाटर के बीच में किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि जब भी किन्हीं दो कंपोनेंट के बीच में रिएक्शन होती है तो किस तरीके के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो उन चेंजेस में आप देखते हैं कि या तो कोई गैस रिलीज होती है, या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या कलर में वेरिएशन आता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। अगर इस तरीके के चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि इन कंपोनेंट के बीच में कोई सी तरीके की केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। बट जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसमें किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई, ठीक। यानी कि दीज आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्ट और वाटर को हम बोल सकते हैं दीज आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से अब हमारी जो डेफिनेशन बन के आई है वो क्या होगी? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, ठीक। अब बात आ जाती है वाटर और सॉल्ट में वाटर का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्ट के अमाउंट कम है। तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा। तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इस चैप्टर में हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुक्स में 1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, राइट। हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ बुक्स में सॉल्यूट को 2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब बात आ जाती है कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि इस चैप्टर में यूज करी जाती हैं। जैसे एक को सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक। नॉन इक्वस मतलब वाटर इज नॉट सॉल्वेंट। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी आती है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? When two component is present in the solution, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा? When three component is present in the solution, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्वाटर्नरी, पेंटर्नरी, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज में आती हैं, ठीक। अब बात जाती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। आपको पता है मैटर की 3 फेजेस होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। तो चलिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं, इनके टाइप के बारे में सीखते हैं और उनके एग्जांपल्स भी समझते जाते हैं, ठीक। गैस, इन गैस टाइप का अगर हम सॉल्यूशन देखें, ठीक है, तो एक ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सॉल्वेंट भी गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो? तो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें सभी गैसेस क्या है? होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सभी गैसेस का, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद लिक्विड इन गैस टाइप के सॉल्यूशन में देखें तो वाटर वेपर इन एयर, है ना, और मिस्ट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी जैसे हम कूलर वगैरह चलाते हैं तो कूलर से क्या होती है? वाटर वेपर रिलीज होती है, मॉइस्चर रिलीज होती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो जिससे क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर में और वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, है ना। हमारा पूरा रूम ठंडा हो जाता है कूलर की एयर से, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट टाइप देखें तो सॉलिड इन गैस
तो सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस। जैसे कैम्फर है, कैम्फर में सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, और एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, जैसे कैम्फर में सब्लिमेशन होता है, तो कैम्फर को जब बर्न किया जाता है तो उसके कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस में आ जाते हैं। अब कार्बन के पार्टिकल तो सॉलिड है और एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो गैस होगी। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद है गैस इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CO2 गैस डिजोल्व इन वाटर, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक, या एरेटेड ड्रिंक बोलते हैं, आप लोग पीते ही होंगे, है ना। पीने के बाद क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और आप जैसे ही उसका कैप ओपन करते होंगे तो देखते होंगे उसमें से एयर के बबल्स आते हुए दिखते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं वो। ठीक, उसमें क्योंकि CO2 गैस डिजोल्व होती है। इसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड टाइप का एग्जांपल देखें तो मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, जैसे कि एल्कोहल और वाटर दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों मिक्स हो जाते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इस कारण एल्कोहल और वाटर में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक, इसके अलावा अब नेक्स्ट टाइप अपन देखें, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद गैस इन सॉलिड, तो इसका एग्जाम्पल है जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 11th में। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था आप लोगों ने H2 की रिएक्शन करवा दी थी इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम पैलेडियम में। ठीक है, जिससे क्या हो गया था, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पर निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम का काम क्या है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक होमोजीनियस एब्जॉर्प्शन होता है, इस कारण ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस का एग्जांपल क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स, जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम और निकिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड टाइप का एग्जांपल। ठीक है, तो मरकरी आप लोगों ने देखा ही होगा, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक, मरकरी इन जिंक, यहाँ पर जिंक सॉलिड है, ठीक है, और लिक्विड स्टेट में मरकरी एग्जिस्ट करती है। दोनों को मिक्स किया जाए, ठीक है, तो होमोजीनियसली मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। इन्हें जिंक अमलगम भी हम बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल हो जाएगा मरकरी इन गोल्ड। अनदर एग्जांपल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट में भी जो मॉइस्चर आके एब्जॉर्ब होती है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे सिस्टम को भी हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट हमारा है सॉलिड इन सॉलिड टाइप का जो सॉल्यूशन है, उसमें आ जाते हैं एलॉयज। एलॉय क्या होती है भाई, एलॉय दो मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल जो कि साइज में अप्रॉक्सीमेट सिमिलर हो, उनके होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। राइट, एग्जाम्पल कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होती हैं। टोटल हम 12 तरीके से सीखेंगे उनको एक्सप्रेस करने के पैटर्न। बेसिकली तो 9 है और कुछ रिलेशंस हैं, ऑल ओवर 12 हम इसमें टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। ठीक, फर्स्ट है परसेंटेज, सेकंड है पार्ट्स पर मिलियन, थर्ड स्ट्रेंथ, फोर्थ है टर्मिनोलॉजी मोलैरिटी, फिफ्थ मोलैरिटी, सिक्स्थ है नॉर्मेलिटी, सेवेंथ फॉर्मेलिटी, एट्थ है मोल फ्रिक्शन, नाइन्थ है मास फ्रिक्शन। इतनी टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी है। इसके अलावा कुछ रिलेशन है, 10th में रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, और 12th रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। इनके बीच में हमें रिलेशन सीखने हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को। तो वेट टू वेट परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा सब लोगों को परसेंटेज निकालना आता होगा आई थिंक, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल से हम और समझते हैं, जैसे कि आपका कोई एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपने 80 मार्क्स गेन किए। अब आपसे पूछा गया बताइए बेटा आपने कितना परसेंटेज परफॉर्म किया,
या आपके कितने परसेंटेज आए हैं। तो आप क्या करते हैं, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज निकल आता है, राइट। तो सेम यहाँ पर भी यही करना है, एक सॉल्यूशन है, ठीक, पूरे सॉल्यूशन का जो वेट है उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितना वेट है सॉल्यूट का, उनका रेशियो इंटू 100 कर दोगे आप, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 कर दिए, तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकल आया। अब क्या है, न्यूमेरिकल में अगर इस टाइप की टर्मिनोलॉजी है तो उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझे हम, 10% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वेट बाय वेट अगर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद वेट टू वॉल्यूम परसेंटेज में बात करें तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे आप। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 10% सोडियम कार्बोनेट वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है भाई, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, राइट। चलिए अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर दीजिए। अब जैसे कि 10% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml या 10 cc ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टर्मिनोलॉजी है वॉल्यूम टू वेट या वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो टर्मिनोलॉजी से समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर दीजिए। जैसे 10% इथेनॉल वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक। ये टर्मिनोलॉजी है, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। अभी देखिए आप 100 जो परसेंटेज है, परसेंटेज किस रिस्पेक्ट में निकालते थे, 100 के रिस्पेक्ट में निकालते थे। यहाँ पर पीपीएम किस रिस्पेक्ट में निकालोगे, पर मिलियन के रिस्पेक्ट में निकालोगे। यानी कि अभी परसेंटेज में हमने जो मल्टीप्लाई 100 किया है सभी टर्मिनोलॉजी में, अगर उसकी जगह मैं 10⁻6 लिख दूं तो वही क्या बन जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा, ठीक है। अब जो पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम टर्म यूज किया जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इसमें अगर फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। जिस भी कंपोनेंट के बारे में आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सॉल्यूशन के, ठीक है, तो उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अब हम सीखने वाले हैं स्ट्रेंथ। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर में, दोनों कंटेनर में वाटर फिल कर दिए, एक में 2 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व किया 100 ml वाटर में, और दूसरे कंटेनर में हमने 100 ml वाटर लिया और उसमें 5 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व किया। अब मैंने आपसे पूछा, बताइए बेटा इन दोनों में से किसकी सॉल्टीनेस ज़्यादा होगी, तो वो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप तुरंत बताएंगे कि 5 ग्राम जिसमें डिजोल्व किया गया है सॉल्ट को, उसकी सॉल्टीनेस ज़्यादा होगी। यानी इसी में इस फॉर्म में पूछूंगा, बताइए बेटा इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो आप सिंपल सी बात बताओगे कि 5 ग्राम जिसमें डिजोल्व किया गया है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी सॉल्टीनेस ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। आगे बात समझ में। तो आपने कैसे जज किया इस बात को कि भाई 5 ग्राम वाले की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, आपने देखा कि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसे अब डिफाइन करना सीखें, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी बन जाती है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। अब हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। चलिए अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, वो है मोलैलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मोलैलिटी को हम डिफाइन करें तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम और पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट,
ठीक है। अब फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन WA। NB क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है। W क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है, इन किलोग्राम में। और अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक, इन ग्राम। ठीक, अब हम NB कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, अब इसकी यूनिट के बारे में देखें तो यूनिट क्या बनेगी? मोल पर किलोग्राम, राइट। इसके फॉर्मूले से समझ आ रहा है हमें, NB अपॉन WA था इन किलोग्राम, तो NB इज द मोल और WA इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो दैट्स व्हाई यूनिट बन जाएगी मोल पर किलोग्राम। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझें, अगर लिखा हुआ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब होता है कि 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसे अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नाउ अब बात आ जाती है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मोलेलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई क्यों भाई टेम्परेचर में डिपेंड क्यों नहीं करती है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड। क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा अभी NB अपॉन WA था, वेट ऑफ द सॉल्वेंट था, तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस कारण मोलेलिटी टर्म में भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नाउ अब हम बात करें मोलर सॉल्यूशन आर लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन। इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। तो जो मोलर सॉल्यूशन होते हैं वो कम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू मोलर सॉल्यूशन। नाउ